बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक प्रैक्टिस सेशन करने लगे हैं। इसका मकसद जो है CS619 के जो स्टूडेंट है ASP.NET के, वो इसको देखकर टेस्ट फेज़ अपना प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइनल ईयर के लिए भी ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस वीडियो हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जी, ये यहाँ पर हमें चाहिए ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क में, ठीक है। और ये C# लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये यहीं पे आ रहा था, लेकिन जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। एप्लीकेशन को नाम देते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम मैंने प्रैक्टिस रखा है। और यहाँ पर मैं एम्प्टी सेलेक्ट करूँगा टेम्पलेट, क्योंकि मैं सारा काम खुद करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने दें, फिर क्रिएट पर क्लिक करें। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए डियर स्टूडेंट, जो हम ASP.NET में एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन, इसके लिए 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, उसको हम यूज़ करें। रेफरेंस आपका CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर से मैं ये रेफरेंस कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद लेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करें, ठीक है। तो 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सर काइंडली थोड़ा सा लाउड स्पीक कर लें, ये आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं आवाज़ ऊंची करता हूँ अपनी। जी, मैं अभी ऊंची बोलता हूँ, अब उम्मीद करूँगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये जो है ये मैंने यहाँ पे से मेरा जो है ये प्रैक्टिस का प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है व्यू में आप जाएं, यहाँ पर एक चीज़ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तमाम वेब पेजेस, क्लासेस और जो भी C# से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, इंटरफेसेस हो गए, क्लासेस हो गई और वेब पेजेस हो गए, वो सारी चीज़ें इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर हमने कोई डेटाबेस पे काम करना है, तो ज़ाहिर बात है डेटाबेस पे भी काम करना पड़ेगा हमें। तो डेटाबेस पे जो हमने काम करना है, उसके लिए हम सर्वर एक्सप्लोरर पे काम करेंगे। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारी टूल बॉक्स होगी। ये टूल बॉक्स तब हम यूज़ करेंगे जब हमने अपने कंट्रोल्स को वेब पेजेस के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये तभी आएगा जब हमारा वेब पेज का फ्रंट पेज ओपन होगा। उसके अलावा ये CS पेज में नहीं आता टूल बॉक्स, ये बात याद रखिएगा, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए 3 लेयर आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करें। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है टू डेवलप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है डिफरेंट लेयर्स में, लेकिन अभी हम 3 लेयर आर्किटेक्चर को ही डिस्कस करेंगे, उसके मुताबिक ही काम करेंगे। 3 लेयर आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ है फ्रंट एंड, जो जिसमें चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है बैक एंड, जिसमें चीज़ मैनिपुलेट हो रही होती है। और तीसरी चीज़ होती है डेटाबेस, जिसमें डाटा हमारा रखा हुआ होता है, ठीक है। कोई भी डाटा है जिसको आपने बाद में इस्तेमाल करना है, तो वो
डेटाबेस में सेव होना चाहिए, ठीक है, उसको आप बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, अभी इस्तेमाल करके साथ हम उनको देखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, उसके मैं सर्वर का नाम लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्वर का नाम नहीं पता अपने, तो इसलिए टूल्स में जाऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, यहाँ पर ये डेटाबेस टूल्स है, इस पर गया, डाटा कनेक्शंस पे गया, यहाँ पे सर्वर का नाम होगा। ये डिफरेंट वर्जन्स होते हैं विजुअल स्टूडियो के 2020, 2015, 2013 और 22, 19, जो उनमें हर एक में सर्वर का नाम डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इस सर्वर को यहाँ से उठाया। ये मेरे लोकल सर्वर का नाम है, एसक्यूएल सर्वर का, इसको ओके कर लिया, ठीक है। और साथ ही एक मिनट एक और चीज़ भी देख लूँ, टेबल डेटाबेस डिज़ाइनर, ये जो है ये ऑप्शन जो है ये मैंने अनचेक की हुई है। अगर ये अनचेक नहीं है तो आप इसको अनचेक कर देना देख के, ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि जब मैं अपने टेबल में कोई चेंजेस करूँगा ना तो कोई एरर नहीं आएगा, इस मकसद के लिए मैंने ये काम किया है। ओके करता हूँ, सर्वर का नाम मुझे पता चल गया, व्यू में जाता हूँ और सर्वर एक्सप्लोरर में जाता हूँ। अब मैं अपनी डेटाबेस क्रिएट करने लगा हूँ। सबसे पहले तो राइट क्लिक करूँगा डाटा कनेक्शन पे, क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, सर्वर का नाम देता हूँ जो अभी हमने कॉपी किया था, नीचे डेटाबेस का नाम दे दूँ, माई प्रैक्टिस DB, टाइम लगेगा थोड़ा सा डेटाबेस क्रिएट करने में एक दफ़ा, उसके बाद फिर ये सही हो जाएगा। ये देखिए माई प्रैक्टिस DB आ गया और ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये अभी कनेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर फिल वक्त कोई भी टेबल नहीं है, इसको एक्सपेंड करके देखें तो कोई टेबल नहीं है। इसके अंदर हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू टेबल, जी ये देखें ये हमारे पास एक हो गया, टेबल आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम अभी एक टेबल ऐड करते हैं, कॉलम्स ऐड करते हैं। पहला कॉलम ऐड है ID और ये इंटीजर है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और ये जो की है ये प्राइमरी की है, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव प्राइमरी की किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी जगह कोई और चाहिए, जैसे मुझे ईमेल पे मैं कहता हूँ कि वो यूनिक हो, तो मैं इधर यहाँ पे इसको कह देता हूँ सेट एज प्राइमरी की, ठीक है। अब ये नल ख़त्म हो गया, ये नल भी नहीं होगी और ये डिफरेंट भी होगी। प्राइमरी की का मतलब है मस्ट बी डिफरेंट एंड यूनिक इन ईच रो ऑफ द डाटा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब हम इसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं, न्यूमेरिक वार 50 यानी कि
50 डिजिट्स तक हम कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल या करैक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन 50 ठीक है। एज जो है वो इंटीजर में रख रहा हूँ इसकी वजह है ताकि हम इसको बाद में इस पर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद इसका नाम मैंने देना है, इस टेबल का मैं कह देता हूँ ठीक है, कोई भी नाम टेबल का मैंने दे दिया, ये टेबल का नाम दिया। उसके बाद मैं इसे अपडेट करता हूँ। ये टेबल का तरीक़ेकार आपने याद रखना है। 10 टेबल हों, 100 टेबल हों, वो इसी तरीके से बनेंगे जैसे मैंने बनाई। जो टाइप है उसके लिहाज से आपने टाइप चेंज कर लेने, जो कॉलम है आपने वो कॉलम ऐड कर लेने, ठीक है। तो यही तरीका आप बार बार इसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ को समझना है, रटा नहीं मारना। अच्छा, अब ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब हम सबसे पहले जो हमने टेबल पे काम किया ना, अब हमने इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन करना है ना, उससे पहले हमने इसके अंदर डाटा डालना है, क्योंकि डाटा होगा तो हम उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकेंगे ना, कोई काम कर सकेंगे। तो उसके लिए अभी फ़िल वक्त मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपको क्यूरीज के ज़रिए करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपसे क्यूरीज भी करवा सकते हैं। ये देखें डेटाबेस मेरी ओपन है, इस पर मैं टेबल पर राइट क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें अब यूज़र्स का टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्यूरी ऐड कर लिखता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरे कौन कौन से कॉलम्स हैं। ये देखें, ये हमारे 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने टेबल में डाटा इंसर्ट करना होता है, जो भी टेबल आपने बनाया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्यूरी लगाते हो। क्यूरी उस कमांड को कहते हैं जो डेटाबेस के साथ काम करते, कम्युनिकेट करती है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू की क्यूरी में लगा रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स। उसके बाद उसके कॉलम्स, कॉलम जिनमें डाटा आपने डालना है, नेम, ये कॉलम्स आगे जिनमें वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ अब लिखते हैं आगे, वैल्यूज़। अब हमने इनके अंदर क्या वैल्यूज़ डालनी है वो लिखनी है, ठीक है। पहले कॉलम में इसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर है, यानी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर आखिर वाले। स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखा जाता है, सिंगल कोट। उसके बाद पहला नाम मैं रख देता हूँ अली, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, अच्छा सॉरी, पासवर्ड भी हमारा सिंगल वो करैक्टर में है, यानी कि स्ट्रिंग में है। सी शार्प में स्ट्रिंग डबल कोट में लिखी जाती है, जबकि एसक्यूएल में सिंगल कोट में लिखी जाती है, ये बात याद रखिएगा। ये मैंने, अब एज जो है वो इंटीजर में है, तो ये चली जाएगी। अब पहला नाम जो है वो अली है, अली नेम के कॉलम में अली चला जाएगा, ईमेल में ईमेल चली जाएगी, पासवर्ड में पासवर्ड चला जाएगा, और एज में एज वाले कॉलम में एज चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ना भी करें क्योंकि एक ही क्यूरी तो हो जाएगा, लेकिन मैं इसे कर लेता हूँ।
इट्स टेक टाइम, वेट अ मिनट प्लीज़। अच्छा, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, एग्जीक्यूट पे रन किया। ये देखें, ये 1 रो इफेक्टिव यानी कि इंसर्ट के ऑपरेशन में ये काम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं मज़ीद वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से क्यूरीज लगा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ईमेल मैंने प्राइमरी की रखी है, यूनिक होगी, इसलिए हर एक का वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, पासवर्ड मैं फिल वक्त यही रख रहा हूँ और एजेस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इतनी ज़्यादा क्यूरीज लिखी हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें, ये इतनी दफ़ा चली है। ठीक है, इतनी ज़्यादा क्यूरीज हमारी चल गई हैं। अब मैं इस सारे को इधर आता हूँ, कंट्रोल करके खाली कर देता हूँ। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पर जो है ना वो डाटा मैंने डाल दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स, इसके बाद एग्जीक्यूट कर। ये देखें 5 लोगों का डाटा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपने इंसर्ट कर दिया, उसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप इस पे जो है ना वो कुछ ऑपरेशन और मज़ीद परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो अपडेट की क्यूरी अप्लाई करता हूँ, अपडेट। अब ये देखें, ये एक ठहरिए मैं बता देता हूँ। अपडेट की क्यूरी लगाई है, अपडेट यूज़र्स, सेट नेम सेट कर दो हारिस का और एज कर दो 20 को। ये भी क्यूरी ठीक है, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो ये सारी की सारी रोज़ में डाटा चेंज हो जाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ ये जो हारिस है ना, ये वाला आईडी जिसका ये जो है ईमेल जिसका ये है, उसको चेंज करना सिर्फ मैंने। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे उस यूनिक रो को बताना पड़ेगा, यानी कि प्राइमरी की से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको। तो उसके लिए वेयर का क्लोज लगेगा। ये देखिए, अब मैंने बताया कि अपडेट करो, यूज़र्स के टेबल में जाके नाम हारिस हो और एज उसकी 20 कर दो, जबकि जिसका ईमेल हो harry@gmail.com। ये देखो harry@gmail। अब सिर्फ इसका नाम और इसकी उम्र चेंज होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ मुझे ये वाली क्यूरी को अपडेट रन करना है अभी, तो मैं करता हूँ। 1 रो अफेक्टेड हो गया। उसके बाद अब मुझे सिर्फ ये वाली क्यूरी को अपडेट करना है, चेक करना है, तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक करूँगा। ये देखें, अब ये नाम इसका चेंज हो गया हारिस
और ईमेल इसका ये है, लेकिन एज इसकी भी चेंज हुई है 22, ठीक है 20। आपने क्या किया, जब आपने डिफरेंट कॉलम्स को वैल्यू चेंज करनी हो तो उनके दरम्यान में कोमे का साइन आता है, पहला कॉलम उसकी वैल्यू, दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, ठीक है, और साथ वेयर का क्लोज लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट में अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये सारा कॉलम डाटा मेरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे मखसूस रो को डिलीट करना है तो मुझे उसकी यूनिक चीज़ से देखना है। जैसे ये है, मैं क्रिस को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर का क्लोज, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, बाकी क्यूरीज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मल्टीपल क्यूरीज हैं, अगर मैं अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करते हैं, 1 रो इफेक्टेड, ओनली सिंगल रो इज़ इफेक्टेड नाउ। अब मैं सिर्फ इस क्यूरी को चलाता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, अब ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे रह गए हैं, अली, हारिस और उमर, ठीक है। इस पर हम मज़ीद बहुत सी क्यूरीज लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो है, अभी हमने इंसर्ट की क्यूरी देखी थी, अपडेट की क्यूरी देखी थी और डिलीट की क्यूरी देखी थी। अब हम इन क्यूरीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ना, लेकिन इसको अपने वेब एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको फिर वेब पेज बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम क्यूरीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक सेलेक्ट की क्यूरी बना लेते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले सेलेक्ट लगाना है। पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू और फिर कोमा, आखिरी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है, सॉरी इंटीजर है, नहीं है, सॉरी इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको इंटीजर में भी ऐड कर देंगे तो वो जो है, सॉरी स्ट्रिंग में भी, तो वो इंटीजर ही जाएगा, ठीक है। ये मैंने खाली छोड़ी हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं ये वैल्यूज़ मैं फ्रंट एंड से लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस प्रेस करके। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो यूटिलाइज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करें, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए क्यूरीज को, लेकिन अब जो है, अब मैंने उसको रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक दफ़ा, चलो मिनिमाइज रहने दें, ऐसे रहने दें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ये प्रैक्टिस का पेज है, इसके अंदर अब हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ एक क्लास। यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लास। जब भी आपने क्लास बनानी है तो यहाँ पे आप कोई भी क्लास बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, डेल की बना दें या डीबी की बना दें, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डीबी की क्लास बना देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन के लिए, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैंने इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, ये पब्लिक पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है @ ऑफ, ठीक है।
सॉरी, इसको बताया तो नहीं है कि ये क्या स्ट्रिंग है। ये देखें, ये एक मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ये पब्लिक होगी यानी कि बाहर भी अवेलेबल होगी, और स्टैटिक इसलिए क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट क्लास से एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पर मैंने @ का साइन लगाया कि ये पाथ हमने उठाना है इसका, ठीक है। डेटाबेस का जो पाथ है, रेफरेंस है, वो हमने इधर डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये देखें, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग पे राइट क्लिक किया, सॉरी सिंगल क्लिक किया, और इसको Ctrl A से कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। जितने भी वेब पेजेस बनाएंगे जहाँ पर डेटाबेस यूज़ होनी है, वहाँ पर हम सिर्फ इस कनेक्शन को पास करेंगे, ठीक है, और हम उसको यूज़ कर लेंगे। अगर हम ये डेटाबेस की क्लास ना बनाते कनेक्टिविटी के लिए, तो फिर हमें हर पेज पे अलग अलग जाके ये लिखना पड़ता। तो जब आप डेटाबेस चेंज करें या पोर्ट करें, तो फिर आपको बार बार ये हर पेज पे ये चेंज करना पड़ेगा पाथ, है ना। तो इसलिए जो है ये एक दफ़ा मैंने एक साइड पे रख लिया, ठीक है। मेरी वीडियोस में अलग अलग रखा हुआ है, फिर बाद में मैंने उस इशू को देखा, फिर मैंने उसको रिजॉल्व किया। तो वो अब मुझे जब मैंने किसी और को देना है या किसी और के सिस्टम पे मैंने डिप्लॉय करना है, तो सिंपली मुझे इस यहाँ पे जाके इस पाथ को चेंज करना पड़ेगा जो मैंने डबल कोट के अंदर लिखा, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हमारी डेटाबेस को हमने कनेक्ट कर दिया अपनी डीबी से, और ये अपनी लॉजिक से, बिजनेस लॉजिक से, ठीक है। अब मैं इसको वेब पेज बनाता हूँ, इसको यूटिलाइज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी फिलवक्त क्लोज कर देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएँ, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर नहीं आ रहा, परेशानी होना, व्यू में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर करना, ठीक है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जो हमने अभी बनाया। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम। सबसे पहले हम वेब पेज बनाएंगे। वेब में जाएंगे, यहाँ पे ये खाली वेब फॉर्म है, ये वेब विद मास्टर पेज है, ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करें। जी, ये हमारा वेब पेज आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन एक्सप्लोरर को फिल वक्त बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने डिव में आके यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये जो वेब पेज है, इसके वेब पेज के, ये इसका नाम अभी webform.aspx है। इसके दो हिस्से हैं। ये आपको एक इसका कोड नज़र आ रहा है, ये XHTML में लिखा हुआ है, ये ऊपर देख लें, XHTML5 में, ठीक है। यानी कि HTML5 की एक्सटेंशन है, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी पे हम डिज़ाइन में जाएंगे, तो इसी का वो डिज़ाइन दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसी से ये आपका सिर्फ ये फ्रंट एंड है, ये दोनों हिस्सों को मैं फ्रंट एंड कहूँगा, फिर भूल याद रखना है। ASPX ये फ्रंट एंड है, और ये भी उसका फ्रंट एंड है, ये नज़र आ रहा है, और ये उसका कोड है फ्रंट एंड का, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके इससे रिलेटेड ना एक वो जो है बिज़नेस लॉजिक्स भी हैं, या बिज़नेस लेयर भी है, वो कहाँ पर है, वो आप इस पर राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाएं। ये जो भी हम वेब फॉर्म बनाएंगे उसके ये हिस्से बनेंगे। एक तो फ्रंट एंड बनेगा, ये देखें, एक तो ये फ्रंट एंड बनेगा, और दूसरा जो है ये इसका CS पेज बनेगा, ठीक है। जो भी आप वेब फॉर्म बनाएंगे, ये देखें, यहाँ पर भी जाएं, ये वेब फॉर्म है। मैंने आपको कहा था सोल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या जाता है, तमाम वेब पेजेस, वेब फॉर्म जितने बनाते हैं और क्लासेस वगैरह जो भी हम बनाएंगे वो इधर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, वेब फॉर्म के अंदर इसको एक्सपेंड करो, सॉरी कर दिया था मैंने पहले। ये ASPX पेज है, ये हमारा फ्रंट एंड है, यानी इंटरफेस भी हम इसको कहते हैं। दूसरा है CS पेज, ये इसका CS पेज है, ये जो हमने अभी खोला हुआ है, ठीक है। चलें हम अब आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं मज़ीद। टेबल में गए, टेबल में जाके इंसर्ट न्यू टेबल, लेआउट बना रहा हूँ, ठीक है।
कॉलम मैं 8 कर देता हूँ, रोज़ 8 कर देता हूँ, कॉलम 3 कर देता हूँ। और तो कोई चीज़ अलाइनमेंट करना चाहें तो अलाइनमेंट आप इसकी सेंटर अलाइन कर दें, फ्लोट करना चाहें तो फ्लोट लेफ़्ट ही ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप इसको ओके, बैकग्राउंड करना है, यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी इसका चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपनी पसंद का। इट्स अप टू यू, इस पे ऑपरेशन करें, प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अब ये बैकग्राउंड मेरी बन गई है। अब ये सेंटर नहीं है, मैं इसको मज़ीद सेंटर करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ के, ये देखें जब मैंने इसको पकड़ा है ना तो ये ऊपर आ रहा है टेबल, ठीक है। इसको मज़ीद आप छोटा बड़ा सेंटर लाइन कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बन गया। अब सबसे पहले मैं इसमें ये कॉलम ऊपर वाली रो को मॉडिफाई करके मर्ज सेल कर लेता हूँ, ठीक है। सेव डाटा, इसको मैं एक्सेल में कर देता हूँ और इसको यहाँ से लेके यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल भी कर देता हूँ, ठीक है। मज़ीद इसको बोल्ड करना है और इसको सेंटर लाइन करना है तो वो भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक होगी बात। अब जो है मैं इसके अंदर ये टेबल डालना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस में इसका नाम लिख देता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज़। जी अब हमने क्या करना है, अब हमने जो टेबल बनाया है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, ठीक है। एक मिनट, आई है मैसेज। अच्छा जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ने ठीक है, ये कॉलम्स हैं जो जिनमें हमने वैल्यूज़ डालनी है। और अब हमें ज़रूरत है कंट्रोल्स की, जो हमने इसके अंदर जिसके अंदर डालने, तो वो हमारे टूल बॉक्स में पड़ा होगा। तो व्यू में जाएं, ये है हमारा ये टूल बॉक्स पे क्लिक करें। ये नीचे आ रहा था लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ऊपर से गया हूँ ताकि आपको पता चले, अगर ना आ रहा हो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप क्लोज़ भी करते हैं परेशानी होना, ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे कंट्रोल्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है। इसमें से ये टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करके आप अगर उस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये बटन का है, बट यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बटन पे डबल क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आगे और भी बटन चाहिए तो हम एक दो और बटन भी डाल देते हैं। चलिए 2 बटन और डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे डाटा एंटर करूँ तो इस बटन पर क्लिक करूँ तो डाटाबेस में डाटा जाके सेव हो जाए, ठीक है।
तो इसके लिए मैं कुछ काम करूँगा, लेकिन फ्रंट एंड में सबसे पहले हम ये जो आपको डिफरेंट कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं ना, हर एक के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है आईडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हमने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह से एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, जो हम लिखते हैं वो सामने नज़र आता है, ठीक है। टेक्स्ट मोड की प्रॉपर्टी है, जैसे ये पासवर्ड है, अब पासवर्ड को मैं हाइड रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी होती है एक टेक्स्ट मोड की प्रॉपर्टी, इसको कर दूँगा पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बटन पे राइट क्लिक करें, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी इसकी हमें अभी चाहिए, जो हमें ज़रूरत होती है हम वो इस्तेमाल करते हैं, सेव, ठीक है। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर, तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैक कलर, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और ये ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब ये दो मैंने बटन बना लिया और ये डाटा मैंने लिख लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ वैलिडेशंस भी अप्लाई करूँ। वैलिडेशन क्या होते हैं कि यूज़र को हम डाटा जो दें, यूज़र हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो सही डाटा एंटर करे। अगर वो सही डाटा एंटर नहीं करता तो एरर आ जाए, ठीक है। जैसे ईमेल है, ईमेल में हमें सही फॉर्मेट चाहिए होगा तो हम वो काम करेंगे। पासवर्ड जो है वो हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन लाजमी होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमने देखना है। टूल बॉक्स में जाएं, टूल बॉक्स के अंदर एक ये चीज़ है वैलिडेशन, वैलिडेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वैलिडेशंस हैं डिफरेंट। इनमें से हमें पहली वैलिडेशन चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन, जिसको आप यहाँ पे लाके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये फील्ड हमारी खाली ना हो तो फिर आप ये वाला वैलिडेटर इस्तेमाल करें। इसका नाम क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, एरर मैसेज आमतौर पे स्टार्ट से डायग्नोज किया जाता है। कंट्रोल टू वैलिडेट, जिस कंट्रोल को आपने वैलिडेट करना, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 को वैलिडेट करना, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट वैलिडेशन कंट्रोल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में वैलिडेशन लगा देता हूँ कि यहाँ पे ये लाजमी आपने इनको एंटर करना है। ठीक है, अब यूज़र एंटर करेगा, फिर ईमेल के लिए भी तो हमें चाहिए कि ईमेल का फॉर्मेट सही हो, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाएं, एरर मैसेज लिखें, कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को करना है, 1 2, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कर दिया, ठीक है। ये आईडी आ रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक्सप्रेशन भी लिखना है, वैलिडेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये पासवर्ड, ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, एज जो है वो भी है। इसमें हम मज़ीद वैलिडेशन लगा सकते हैं, लेकिन इतनी इनफ है, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर दें, ठीक होगी बात। अब हमने जब वैलिडेशन लगा ली ना, जब हम इसे चलाएंगे ना तो एरर आएगा। वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि इस वैलिडेशन के लिए हमें VS Studio 2015 और अबव के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ता है। वो कौन सी है वो देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर जाऊँगा मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, ये
वेब कॉन्फ़िग फाइल है। अगर तो आप 2015 से अबव वर्जन्स करें 19 या 22 तो आपको ये प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगी, इसके बगैर वैलिडेशन नहीं होगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको एक ही दफ़ा ऐड करनी पड़ेगी। इसका मकसद ये है कि वैलिडेशन जो है ना हमारी सही से काम करे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। इसको कॉपी किया और मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सबसे एंड में वेब कॉन्फ़िग फाइल में ये हमने ऐप सेटिंग की प्रॉपर्टी है वैलिडेशन सेटिंग्स। ठीक है, ये jQuery की है। अभी नहीं समझ आती कोई बात नहीं, आप ये याद रखें वैलिडेशन के लिए आपको ये चीज़ ऐड करना लाजमी है। कर ली ऐड, अब हमारी ये चीज़ पूरी होगी। अब हम वैलिडेशन करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये हमने फ्रंट एंड बना लिया, इंटरफेस भी इसको कहते हैं, ये हमने फ्रंट एंड बना लिया। अब जब मैंने इस बटन पर क्लिक करना है तो सारा डाटा डेटाबेस से इसके अंदर सेव हो जाए। तो मैं इस बटन पर डबल क्लिक करूँगा, सेव के बटन पर। ठीक है, अब हम उसी बटन का नाम क्या था, बटन 1, और ये अंडरस्कोर के बाद जो भी चीज़ आएगी वो उसका इवेंट आता है, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक इवेंट। यहाँ पे हम क्यूरी लिखेंगे डेटाबेस सेव करने की। ठीक है, अब इसके लिए हमें डेटाबेस की कुछ नेम स्पेसिस चाहिए, उनको ऐड कर लेंगे। ये डेटाबेस से डाटा जो है ना इंसर्ट करने के लिए हम ये वाली क्यूरी इस्तेमाल नेम स्पेस इस्तेमाल करते हैं। साथ अब ये भी यूज़ कर लें। ठीक होगी बात। आपने नेम स्पेसिस ऐड कर ली। इन नेम स्पेसिस के अंदर डिफरेंट क्लासेस पड़ी हैं जिनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हैं टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, टेक्स्ट बॉक्स 3 है, टेक्स्ट बॉक्स 4 है। ठीक है, ना समझ आए इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे उसकी आईडी लिखी होगी। ठीक है, ये आईडी आपके कुछ वर्जन्स में नीचे आती है सबसे पहले, तो आप नीचे से देख लें ये आईडी की प्रॉपर्टी। बैक एंड पे हम इसको यूज़ करें, इधर से वैल्यूज़ लेके हम वेरिएबल्स में डाल रहे हैं। ये देखें, यहाँ से मैंने वैल्यू ली टेक्स्ट बॉक्स 1 से, उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, वैल्यू लेके वेरिएबल नेम में डाल दी, 2 की वैल्यू लेके ईमेल में डाल दी, 3 की वैल्यू लेके पासवर्ड में डाल दी। यही चीज़ है ना, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आगे क्यूरी अपनी अप्लाई करते हैं, उससे पहले कोड लगा लें पहले।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, जब भी आपने कोडिंग के थ्रू डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो आप सेम यही एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल्स का फ़र्क हो सकता है, यानी कि कहीं पे क्यूडी लिखा हुआ है तो कुछ और लिखा जा सकता है, कौन लिखा हुआ है कुछ और लिखा जा सकता है, सीएमडी लिखा हुआ है कुछ और लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ये भी सेम लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा जब भी आपने कमांड लगानी है तो ये क्यूरी सिर्फ चेंज करनी है आपने। जैसे अभी हम लोगों ने ये क्यूरी संभाली हुई है इंसर्ट की, तो अभी हम इंसर्ट की लगा देंगे, अपडेट की लगाना चाहें अपडेट की लगा देंगे, डिलीट की लगाना चाहें डिलीट की लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं कॉपी करता हूँ इंसर्ट की क्यूरी को, यहाँ पे मैं इसको अब पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र के टेबल में इन कॉलम्स में वैल्यू डालनी है, वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, इधर से आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम इन वेरिएबल को नीचे यूज़ करेंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और आपको पता है सी शार्प में स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है, सी शार्प में स्ट्रिंग लिखी जाती है डबल कोट्स में, ये याद रखें। और एसक्यूएल में स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है, सिंगल कोट में। तो सिंगल कोट के अंदर आप जाएंगे, डबल कोट प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्लस और फिर नेम, जिस ये वैल्यू डाल रहे हैं हम। यहाँ पे भी डबल कोड लगा दें, लेकिन ये इंटीजर में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको वादे कर दूँ, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हम चीज़ ले रहे होते हैं ना, बेशक वो इंटीजर में आए, लेकिन वो यहाँ पे हमें मिलेगी स्ट्रिंग में। यहाँ पे ए स्ट्रिंग में आ रही है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में ही पास कर रहा हूँ, यहाँ पर भी स्ट्रिंग में पास करूँ, लेकिन डेटाबेस में वो सेव होगी एज ए इंटीजर। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये सेव हो जाए तो मुझे मैसेज आ जाए। उस मैसेज के लिए मैं एक लेबल का कंट्रोल लगा देता हूँ। ये देखिए, ये लेबल है, डबल क्लिक किया इस पे, इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ये वाली, ये अभी हमें नहीं चाहिए, अभी मैंने इसको खाली कर दिया, अभी ये खाली होगी। इसको ब्लैंक कर देता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ ठीक है। अच्छा जी, अब जब मैं सेव के बटन पे क्लिक करूं, डेटाबेस में डाटा सेव हो तो मैसेज आना चाहिए, वो मैसेज लेबल में डालना है। डन हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। एप्लीकेशन रन हो रही है, प्लीज़ वेट अ मिनट। फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हो जाएगा।
रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ वेट कीजिएगा एक मिनट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया सेव डाटा। अब हम नाम एंटर करते हैं। ये मैं फ़र्ज़ी तौर पे गर्ल का नाम एंटर करता हूँ ताकि हमें पता चले। मेल भी हमने शामिल किए हैं। चलो एक दफ़ा ये देखिएगा, नाम पासवर्ड जो है वो हिडन आ रहा है। एज में कह देता हूँ 36, ठीक है। उसको सेव करता हूँ। ये देखें डाटा इज सेव, इसका मतलब है यहाँ तक हमारा काम परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि जब हम एक छोटा सा टास्क और मुझे याद है जो अक्सर सुपरवाइज़र साहिबा कहती हैं, वो कहती हैं कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ना, ये मैसेज जो आप कह रहे हैं ना डाटा इज सेव्ड है, ये यहाँ पर ना आए, ये नेक्स्ट पेज में आए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने एक नया पेज बनाना है, राइट क्लिक करें प्रैक्टिस वाले पे, ऐड न्यू आइटम, इसको आप नए पेज को कोई भी नाम दे सकते हैं। रिज़ल्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा इज सेव्ड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सिंपली डिव के अंदर। ये देखो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है डाटा इज सेव, ठीक है। अब टास्क ये है कि जब वो कहता है कि अगर इसमें डाटा सेव हो जाए ना तो उधर चला जाए, तो आप इसको कमेंट करें या ना करें इसने नज़र नहीं आना। आप इधर जाएं दूसरे पेज में जाने के लिए। ये सवाल बहुत दफ़ा सुपरवाइज़र साहब ने पूछा हुआ है, साहिबा ने भी पूछा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट सुपरवाइज़र्स ने। इसलिए पेज का नाम क्या है, result.aspx। जाएंगे हमेशा हम aspx पेज में, ठीक होगी बात। कंट्रोल एस प्रेस कर, अब मैं इसे सेव कर रन करता हूँ। जी, अब मैं कहता हूँ अब ये देखें बजाय उस पर मैसेज आने पे नेक्स्ट पेज में आया रिजल्ट में डाटा इज सेव्ड है, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, ये समझ आ गई, ठीक है। ये हम काम भी कर रहे हैं और साथ प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और है टास्क, ये मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो ये बटन हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा। कैंसिल पे क्लिक करने से हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये तो पता है ना आपको। एक पेज से दूसरे पेज में कोड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इस पेज का नाम देखेंगे क्या है, डियर स्टूडेंट्स, सी शार्प इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसलिए जो चीज़ कैपिटल है स्मॉल है उसमें गलती के बहुत चांसेस हैं, वो आपने उसी तरह से लिखना है। वेब फॉर्म 1.aspx। अब ये इसी पेज में हम दोबारा रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ये पेज हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब हम और काम करते हैं थोड़ा सा नीचे जो है, मैं इस डाटा को शो करवाता हूँ। डाटा को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू इस्तेमाल करूँगा, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डाटा लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं।
ये देखें, ये है हमारा ये ग्रिड व्यू पे क्लिक किया, ये ग्रिड व्यू आ गया। ऑटो फॉर्मेट पे गए, डिज़ाइन कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए अप्लाई किया, ओके कर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो सारा डाटा, जब मैं रिफ़्रेश करूँ या कैंसिल पे क्लिक करूँ। अच्छा एक और बात, सॉरी, ये जो कैंसिल है ना, इस कैंसिल के बटन पर वैलिडेशन नहीं अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि कैंसिल का मतलब होता है रिफ़्रेश करना डाटा आपने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो इसके लिए आप इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कॉज वैलिडेशन को फॉल्स करेंगे। ये ज़रूरी है, वरना ये जो है ना हर दफ़ा वैलिडेशन होगा तो काम होगा। अब मैं डाटा डाला हो या नहीं डाला हो, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पेज ये लोड हो ना, जो पहले से स्टूडेंट्स एंटर हैं तब वो पेज जो है वो लोड हो, तो वो सारा डाटा इस ग्रिड व्यू में नज़र आ जाए। डाटा दिखाना आपने, इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे। यहाँ पर आप देख लें, ये सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। ये हमने नेम स्पेसेस ऐड की हुई हैं, उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट का नाम बनाते हैं ये उस प्रोजेक्ट के नाम की नेम स्पेस बनती है। उसके अंदर जो हम वेब पेज बनाते हैं ये उसी के नाम का एक वेब पेज बना हुआ है, और ये इनहेरिट फ्रॉम पेज हुआ है। ये कोलन सिंबल ये जो है इनहेरिटेंस को शो करता है। ये वेब का की एक क्लास है पेज की, उससे ये इनहेरिट हुआ है, इसलिए ये भी वेब पेज बन गया, ठीक है। और ये पब्लिक है। पब्लिक क्या है हमारा? एक्सेस स्पेसिफाइड। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्सेस स्पेसिफाइड्स कितनी किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब होता है हर जगह पे अवेलेबल, प्राइवेट का मतलब होता है छुपा हुआ उसी जगह पे रहेगा, और प्रोटेक्टेड होता है इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड के दरमियान में जब हमने डाटा शेयर करना होता है, ठीक है। ये पब्लिक है, जैसे हर जगह पे शेयर हो जाएगा। पार्शल, पार्शल का क्या मतलब होता है? हिस्से कर देना, टुकड़े कर देना, पार्शल यानी कि टुकड़ों में। तो इसका ना एक हिस्सा विजुअल स्टूडियो ने खुद बना के दिया था जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करें, और एक हिस्सा हमने बनाया। जब हमने बनाया था तो ये हिस्सा पहले से मौजूद था, कुछ हिस्सा हमने बनाया था, तो इस वजह से हम इसका पार्शल में बनता है ये, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? क्लास है, इसलिए क्लास का कीवर्ड लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, एक और टिप दे दूँ, यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में आपको लिखे हुए ना इस कलर में नज़र आएंगे, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे कीवर्ड्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड मेरी वाइट है, अगर आपकी ब्लैक होगी या डार्क होगी ना, तो उधर ये कलर और होगा। तो इस कलर को आपने देखना है, जितने भी इस कलर के होंगे ना चीज़ें, वो सारी मखसूस होंगी, यानी कि कीवर्ड्स होंगे। ये देखें, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड। ये पेज लोड का इवेंट है, ये इवेंट है पेज लोड का। जब भी हमारा पेज लोड हो तो क्या काम करना है वो हमने यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं।
ये देखें, इसको मैं क्यूरी को एक दफ़ा बता दूँ। टेबल का नाम मेरा क्या है, यूज़र्स। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स के टेबल में से सारा डाटा लेके आओ, ये मैंने उसे कहा है। डेटाबेस का कनेक्ट किया, उसके बाद डाटा टेबल बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट dt और डाटा एडोप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया da, उसमें से क्यूरी और कनेक्शन पास किया। फिर डाटा एडोप्टर को का फंक्शन कॉल किया फिल का। ये क्या करेगा, डाटाबेस से सारा डाटा ला के इस इमेजनरी टेबल dt के अंदर डाल देगा। डाल दिया और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब हमने देखना है dt.rows.count। अब मैंने ये देखना है कि ये जो dt है, इमेजिनरी टेबल डाटा टेबल है, ये खाली तो नहीं है, इसकी रोज़ 0 से ज़्यादा हैं, इसका मतलब खाली नहीं है। ठीक है, अगर खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस dt को जिसमें डाटा, ये डाटाबेस से डाटा आया है इस dt के अंदर, उसको हमने ग्रिड व्यू के डाटा सोर्स में डाल दिया और हमने उसे बाइंड कर दिया। ये कुछ आपके डाटा सोर्सेज हैं, जैसे आप देख लें, मैं आपको बताता हूँ। डाटा के लिए डाटा लिस्ट का कंट्रोल है, फॉर्म का कंट्रोल है, डाटा व्यू का कंट्रोल है। ये ज़्यादा सारे डाटा को दिखाने के लिए हमारे डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। मैंने डाटा लिस्ट भी यूज़ किया अपनी एप्लीकेशंस में और ग्रिड व्यू भी यूज़ किया। यहाँ पर मैं ग्रिड व्यू यूज़ कर रहा हूँ। जो भी होगा, डाटा लिस्ट होगा या ग्रिड व्यू होगा, आपने यही काम करना है। आगे जाके आपने इसको जोड़ देना है ग्रिड व्यू के साथ या डाटा व्यू। यहाँ पे सिर्फ आपने ग्रिड व्यू की जगह उस कंट्रोल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड में यहाँ पे हमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे शो करवाएगा। इस पर राइट क्लिक करें और रन करें। जी, यहाँ पे मैं सॉरी, अभी मैंने उस फंक्शन को तो बनाया लेकिन उसको कॉल तो नहीं किया कहीं पे। ये मैंने वेब फॉर्म 1 पे गया, ये फंक्शन तो मैंने डिफ़ाइन कर लिया, बना लिया है। अब इसको शो पे क्लिक करके मैं इसे पे लोड इवेंट पे कॉल करूँगा, ठीक है, या ताकि ये डाटा शो। और इसी फंक्शन को मैं नीचे नहीं, चलो यहीं पे रहने दो, ठीक है। जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसे कॉल कर लें। ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा डाटा उसे दिखा देगा। पेज लोड इवेंट पे करूँ ताकि जब भी हमारा पेज लोड हो तो ये काम करे। ये देखें, ये हमारा सारा डाटा आ रहा है। ये जो अभी मैंने एंटर किया ये भी आ रहा है। ये जान के मैंने फ़ीमेल का नाम लिखा था ताकि हमें उसका डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो तब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक कर लें।